Hello students, welcome back to my YouTube channel Biology with Shucheta and I am your educator Shucheta. आज बायोलॉजी विद शुचेता में आप लोगों के लिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट 2 माइटोसिस आ चुका है, जो कि कोशिका विभाजन का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम माइटोसिस के नाम से जानते हैं। इसका एक पार्ट 1 भी बायोलॉजी विद शुचेता चैनल पे अवेलेबल होंगी, जो कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पार्ट 1 के नाम से है। अगर कोई उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए एक बार वो पार्ट 1 को पहले आप लोग देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद पार्ट 2 को आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसके अलावा भी अगर आप लोग बायोलॉजी विद शुचेता चैनल को विजिट करते हो तो वहां पे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी, जैसे कि मॉडल ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, जाइंट क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम मॉडल, काइनेटिक और सेंट्रोमियर एंड सेल साइकिल का पार्ट 1, जो कि बंगाली एंड हिंदी दोनों वर्जन्स में अवेलेबल होंगी। जिसको बंगाली में पढ़नी है वो बंगाली में पढ़ सकते हैं, जिसको हिंदी में पढ़नी है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। माइटोसिस स्टार्ट करने से पहले मैं पार्ट 1 का थोड़ा रिकैप करवा देती हूँ आप सभी को। देखिए, फेजेस ऑफ सेल साइकिल कैसे होते हैं। सेल साइकिल दो टाइप का होते हैं, नॉन डिवाइडिंग और इंटरफेज एंड डिवाइडिंग और एम फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज में और भी तीनों सबटाइप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि G1, S एंड G2, और डिवाइडिंग फेजेस में दोनों सबटाइप्स देखने को मिलते हैं, एक होते हैं माइटोसिस, दूसरे होते हैं मियोसिस। डिवाइडिंग फेज क्यों दोनों टाइप का हुई है? क्योंकि माइटोसिस ऑकर्स होते हैं सोमैटिक सेल में, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट है। और मियोसिस कहाँ पे ऑकर हुई है? मियोसिस ऑकर हुई है जर्म सेल्स में। ये दोनों ही सेल डिवीजन के बाद क्या होते हैं? कैरियोकाइनेसिस, जो कि न्यूक्लियर ब्रेकडाउन को दिखाते हैं, और सेकंड होते हैं साइटोकाइनेसिस, जो कि साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन को दिखाते हैं। तो आज का हम लोगों का फोकसिंग एरिया कौन सा होगा? आज का हम लोगों का फोकसिंग एरिया होगा ये, मतलब माइटोसिस। आज हम लोग माइटोसिस के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल समझेंगे। अभी देख लेते हैं व्हाट इज माइटोसिस। पहले इस कार्टून वाला सेल से समझ लेते हैं। ये एक सिंगल सेल है, बेचारा अच्छा खासा बैठा था। क्या हुआ? अचानक से उसने देखा कि उसमें कुछ ऐसा इंप्रेशन टाइप का कुछ आ गया। धीरे धीरे वही इंप्रेशन इसके ऊपर एकदम अटक गया और पुल अप प्रेशर देता रहा, और ये पुल अप प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि फाइनली ये दोनों सेल्स में डिवाइड हो गए। बेचारा अच्छा खासा अकेले था और वो डिवाइड होके क्या हो गया? इक्वली दोनों हाफ्स में डिवाइड हो गया। इक्वली दोनों हाफ्स में डिवाइड होने का मतलब क्या है? उसमें जितना भी न्यूक्लियर पोर्शन होगा वो भी इक्वल जाएगा, और उसमें जितना भी साइटोप्लाज्मिक पोर्शंस होंगे वो भी इक्वल ही जाएगा। तो माइटोसिस ये जो टर्म है, ये टर्म सबसे पहले दिए थे डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, जो कि 1882 में उन्होंने पहले बताए थे अबाउट माइटोसिस। इसका, ये माइटोसिस का और एक नाम है जिसको हम लोग इक्वेशनल या इक्वल डिवीजन के नाम से जानते हैं। क्यों ये बताया जाता है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म दोनों कंटेंट इक्वली डिवाइड होंगे उसका डॉटर सेल्स में। तो कैसे? दैट इज द डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल न्यूक्लियाई आर सेम एज दैट ऑफ द पेरेंटल सेल न्यूक्लियाई। इस पेरेंट सेल में जितना भी साइटोप्लाज्म या जितना भी न्यूक्लियस था वो ही इक्वल प्रोपोर्शन में इसका डॉटर सेल में भी जा पहुंचेगा। जैसे कि इसी सेल में देखिए, ये है एक पेरेंटल सेल। ये पेरेंटल सेल में जितना भी क्रोमोसोम का मटेरियल है, देखिए आफ्टर डिवीजन जब भी इसके दोनों डिप्लॉयड सेल्स हुए हैं, इन दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ इसका क्रोमोसोम एंड साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है। इसलिए इसे बताया जाता है इक्वेशनल और इक्वल डिवीजन। माइटोसिस इज द इक्वेशनल और इक्वल डिवीजन। नेक्स्ट, माइटोसिस दोनों डिविजन्स पे डिवाइड होते हैं। कैसे? एक होते हैं कैरियोकाइनेसिस, जो कि न्यूक्लियर डिवीजन है, और दूसरा होते हैं साइटोकाइनेसिस, जो कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है। कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सब फेजेस। ये फर्दर चारों डिफरेंट सब फेजेस में डिवाइड होते हैं। एक होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, एनाफेज एंड फोर्थ होते हैं टेलोफेज। कैसे? समझिए, ये एक सेल है। ये सेल अभी किस में है? अभी ये इंटरफेस में है।
इंटरफेस में रहने का मतलब क्या है, ये अभी G1 S एंड G2 को कंप्लीट कर चुका है। अभी ये एंटर करेगा कहां, अभी ये एंटर करेगा एम फेज में। एम फेज किस टाइप पे डिवाइडेड है, एम फेज फर्दर 4 सब टाइप्स पे डिवाइडेड है। तो पहले ये एंटर कर चुका है प्रोपेज में, उसके बाद ये मेटाफेज में एंटर कर गया, उसके बाद ये एनाफेज, उसके बाद ये टेलोफेज में एंटर कर गया और फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो ये दोनों का साइटोप्लाज्म इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहां से हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, पहले ये सेल किस में था, पहले ये सेल इंटरफेस में था। मैंने अभी क्या बताई, इंटरफेस में रहने का मतलब क्या है, पहले ये G1 को कंप्लीट कर चुका होगा, इसके बाद ये एस फेज को कंप्लीट कर चुका होगा, इसके बाद ये G2 कंप्लीट कर चुका होगा। आफ्टर G2 ये एंटर कहां कर जाएगा, ये एंटर कर जाएगा प्रोफेज स्टेज में। अभी तक इसमें मतलब इंटरफेस में क्रोमोसोम कैसे था, क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन इधर प्रेजेंट था, क्रोमाटिन मटेरियल्स इसके फॉर्म में ये इधर प्रेजेंट थे। उसके बाद जब भी ये प्रोफेज में एंटर कर गया तभी क्रोमाटिन कंडेंस्ड होके कौन सा स्ट्रक्चर बना लिए, क्रोमाटिन कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर बना लिए। अगर आप लोगों को ये क्रोमाटिन, क्रोमोसोम ये सब कुछ क्या है, इसके अंदर रिलेशनशिप आपको नहीं पता है तो प्लीज विजिट द चैनल, वहां पे भी आप लोगों को इसके ऊपर बेस करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, वहां पे एक वीडियो भी डाली गई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी अभी तक तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को भी एक बार देख लेना। ठीक है, अभी प्रोफेज में ये सब आ गया और यहाँ पे कंडेंस्ड होके ये क्रोमोसोम फॉर्म कर चुका। अभी इस क्रोमोसोम कहाँ पे एंटर करेंगे, अभी ये क्रोमोसोम मेटाफेज पे एंटर करेंगे और मेटाफेज पे एंटर करने के बाद उसका एक अरेंजमेंट होगा, जिस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट अरेंजमेंट, और इसको मेटाफेजिक प्लेट भी बताया जाता है। मेटाफेजिक प्लेट कुछ भी बताया जाता है, जहां पे क्रोमोसोम एकदम सेंट्रल रीजन पे अरेंज होते हैं। उसके बाद एनाफेज पे जाके पहुंचेगा, तो एनाफेज पे पहुंचने के बाद क्रोमोसोम का जो क्रोमाटिड पार्ट है वो क्रोमाटिड क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट कर जाएंगे, मतलब क्रोमाटिड का सेपरेशन हो जाएगा। अब सेपरेशन होने के बाद ये दोनों क्रोमोसोम कहां चले, दोनों ऑपोजिट साइड पे चले, दोनों ऑपोजिट पोल पे मूव किए। अभी मूव करने के बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच एक डिवीजन होंगे, जिसको हम लोग क्या बताते हैं, जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बताते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होंगे और दोनों सेल अलग हो जाएंगे, ऐसे अलग हो गए। ये क्यों ऐसा अलग हुआ टेलोफेज के बाद, वहां पे मैं क्रोमोसोम के नंबर के हिसाब से भी एक चीज आप लोगों को बता पाऊंगी। जैसे कि जब तक ये इंटरफेज में था, यहाँ पे क्रोमोसोम का कितना कंस्टिट्यूएंट थे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट थे। जब ये प्रोफेज में एंटर किए तब भी इसका क्रोमोसोम का नंबर कितना था, 2n था। मेटाफेज में भी कितना था, 2n था। एनाफेज में भी कितना था, 2n ही था। लेकिन जब भी ये टेलोफेज में एंटर कर गए तो देखिए ये सेल के पास आ गया 2n और इसके पास भी आ गया 2n अलग से। मतलब टेलोफेज के पास कितना क्रोमोसोम हो गया था, 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया था, जो कि एक सेल में तो रहना नहीं चाहिए। अगर रह जाता तो वो म्यूटेशन कॉज कर सकता या कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता। इसलिए क्या हो गया, इधर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया और दोनों अलग अलग सेल बन गए, जिसके पास एक के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गया और दूसरे के पास भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गया। मतलब फाइनली इसका सेपरेशन हो गया। और एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, देखिए अच्छे से, जितना भी पेरेंटल क्रोमोसोम का नंबर था वैसे ही डॉटर सेल बनने के बाद उनमें भी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है। और इस 2n को क्या बताया जाता है, ये 2n को डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताया जाता है। होप कि इतना तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अभी चलते हैं थोड़ा डिटेल्स पार्ट में, जहां पे हम लोग कैरियोकाइनेसिस से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस क्या था, कैरियोकाइनेसिस था न्यूक्लियस का डिवीजन। द टर्म कैरियोकाइनेसिस वाज गिवन बाय स्नेडर, जो कि 1887 में कैरियोकाइनेसिस का टर्म को फर्स्ट प्रपोज किए थे।
इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का डिवीजन है जो कि फर्दर और भी डिविजन्स पे आते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसका फर्दर सब डिवीजन है। देखिए प्रोफेज में क्रोमोसोम क्या हो गया, क्रोमोसोम थोड़ा बहुत कंडेंस्ड होना स्टार्ट कर दिए, है ना। उसके बाद मेटाफेज जब आया तब क्या हुआ, तब ये एकदम इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो गया। कौन अरेंज हो गया, क्रोमोसोम अरेंज हो गया। उसके बाद एनाफेज में कोई आया, उसको एक पुल अप प्रेशर दिया और दोनों क्रोमाटिड ऑपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर दिए। और फाइनली टेलोफेज में ये दोनों सेपरेट हो गए और साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, तो सेल का भी सेपरेशन हो जाएगा। अभी चलते हैं हम लोग प्रोफेज में। देखिए प्रोफेज क्या बताते हैं, लॉन्गेस्ट सब फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस का सबसे लॉन्गेस्ट सब फेज है, सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। सेकंड, chromatin fiber become shortened and thickened by coiling to form compact chromosome। यहाँ पे chromatin structure जो कि इंटरफेस का पार्ट था, अभी वो ज्यादा शॉर्टेन हो चुके हैं, थिकन हो चुके हैं, और शॉर्टेन और थिकन होके क्या बना रहा है, वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ ट्रू क्रोमाटिड्स। हर एक क्रोमोसोम दोनों क्रोमाटिड से बनते हैं, और ये दोनों क्रोमाटिड्स ज्वाइन होके रहते हैं। किसके हेल्प से, ये ज्वाइन होके रहते हैं सेंट्रोमियर के हेल्प से। In early prophase, the chromosome appear like a ball of wool. This stage is known as spireme stage. तो जब भी प्रोफेज का स्टार्ट होंगे, इसका मतलब अर्ली प्रोफेज होगा, तब ये क्रोमोसोम कैसे दिखेगा, एक जो उल का बॉल होता है वैसे उलेन बॉल की तरह दिखेगा। ये उलेन बॉल का नाम क्या दिया जाता है, उस स्टेज का नाम क्या दिया जाता है, उस स्टेज का नाम दिया जाता है स्पाइरिंग स्टेज, जो कि अर्ली प्रोफेज में दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन एनिमल सेल्स द सेंट्रियोल मूव टू द ऑपोजिट पोल। ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, ये देखिए, ये है एक सेंट्रियोल, ये है एक सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल्स ना एस्टर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, ये एस्टर्स फॉर्म करते हैं। तो ये सेंट्रियोल दोनों ऑपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर दिए। क्यों स्टार्ट किए, that is short and microtubule are called aster towards the margin and their central counterpart at spindle। तो ये दोनों ऑपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर दिया, और वहां से एस्टर या स्पिंडल फाइबर कुछ भी आप बताइए, तो उसका सिंथेसिस करना भी ये स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि इसके बाद ही आएगा मेटाफेज, तब जाके इसका काम आएगा। या मेटाफेज के बाद भी जब एनाफेज आएंगे, तो उसका पुल अप प्रेशर देने के लिए ये सब एस्टर्स या स्पिंडल फाइबर्स सब एक के बाद एक काम पे लग जाएंगे। तो यहाँ पे एक स्पेशल नोट्स डाली गई है आप लोगों के लिए। क्या, द सेंट्रियोल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। वो तो अभी आप लोगों को बताई है कि ये जो सेंट्रियोल स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा, ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, किसमें, एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल पे क्या होते हैं पता है, प्लांट सेल में भी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन वहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। और सेंट्रियोल का काम कौन करता है, इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन सिर्फ वहां पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे पहले जो 5th पॉइंट था, यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में बताया गया था, तो इसका एक्सप्लेनेशन अभी इधर दे पाएंगे हम लोग। जैसे कि इन प्लांट सेल द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड विदाउट सेंट्रियोल। पहले स्पिंडल फाइबर तो फॉर्म होते हैं, लेकिन वहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं रहता। कहाँ पे, प्लांट सेल में। और ये स्पिंडल फाइबर बनता किस चीज से है, केमिकली स्पिंडल्स आर मेड अप ऑफ 3% आरएनए एंड 97% ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये दोनों से मिलता है कौन, स्पिंडल फाइबर। अभी देखते हैं नेक्स्ट, द न्यूक्लियोलाई डिसअपियर एंड न्यूक्लियर एनवेलप इज नो लॉन्गर विजिबल। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, न्यूक्लियोलाई भी डिसअपियर कर जाता है। न्यूक्लियोलाई काम क्या करता है, वो मेनली आरएनए का सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये न्यूक्लियोलाई टोटली डिसअपियर हो जाते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप को भी दिखने को नहीं मिलता। Golgi body's endoplasmic reticulum are not present in this phase। Golgi body या endoplasmic reticulum कुछ भी अभी देखने को नहीं मिलता।
तो क्या कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक हम लोग प्रोफेज कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन सेल डिवीजन कंप्लीट हो तो नहीं गया ना। अभी किसमें जाना होगा हम लोगों को? प्रोफेज के नेक्स्ट वाला पार्ट जो कि मेटाफेज है, वहां पे हम लोग स्विच करेंगे। अभी मेटाफेज क्यों बताया जाता है? क्योंकि मिडल अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, जितना भी क्रोमोसोम है वो सारे के सारे मिडल अरेंजमेंट ले लेगा, इसलिए इसको मेटाफेज बताया जा रहा है। चलिए, मेटाफेज, इट इज द बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व द शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सबसे ज्यादा शेप, साइज और नंबर कितना है क्रोमोसोम का, कौन से स्टेज में हम लोग सबसे ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं? मेटाफेज में हम लोग सबसे ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि तभी क्रोमोसोम ज्यादा थिकनिंग या कंडेंस्ड मैनर में प्रेजेंट होते हैं। This phase is marked by complete disintegration of nuclear envelope. तभी जाके टोटल जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर गया। सेकेंड, स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द काइनेटिक कोर। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? ऐसे करके क्रोमाटिड को जोड़ के रखते हैं हम लोगों का जो सेंट्रोमियर है वो। उसके बाहरी लेयर से कौन प्रेजेंट होता है? उसके बाहरी लेयर से प्रेजेंट होते हैं काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर क्या है या सेंट्रोमियर क्या है, इसके बारे में भी आप लोग एक वीडियो देख सकते हैं बायोलॉजी विद सुचेता में स्विच करके, वहां पे इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो डाली गई है। ओके, स्पिंडल फाइबर तो अभी क्या हुआ, वो लोग आके काइनेटोकोर के ऊपर अटैच हो गया एंड ब्रिंग द क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कांग्रेशन। देखिए, सारे के सारे क्रोमोसोम एकदम से सेंट्रल पोजीशन को ले लिया और अरेंज हो गया। इसी अरेंजमेंट फेनोमेनन को क्या बताया जाता है? इसी अरेंजमेंट फेनोमेनन को कांग्रेशन बताया जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। The centromere of all the chromosome lie on the equator, which forms an apparent plate called metaphase or equatorial plate. Central position में सबको लाया गया या सबका अरेंजमेंट हो गया, इसे क्या बताते हैं? इसको इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट बताया जाता है। In plant cell, chromosome are irregularly arranged on the equatorial plane. In animal cell, on the other hand, smaller chromosome are usually central and large one are peripheral in position. तो अगर plant cell को हम लोग देखेंगे तो plant cell में इसका arrangement irregular होते हैं, सारे एकदम से अरेंज नहीं होता। लेकिन एनिमल सेल पे क्या होता है? वहां पे जो स्मॉलर क्रोमोसोम है वो सेंट्रल पोजीशन पे होते हैं और जो थोड़ा लार्जर साइज का क्रोमोसोम होंगे वो पेरिफेरल जोन पे प्रेजेंट होते हैं। अभी मेटाफेज तो कंप्लीट हो गया, अभी क्या होगा? एनाफेज में स्विच करेंगे। एनाफेज का मतलब क्या है? वो क्रोमाटिड का सेपरेशन करना। कैसे करेंगे? देखिए, दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इनटू टू एंड शॉर्टनिंग द स्पिंडल फाइबर ऑफ द डॉटर सेंट्रोमियर टू द ऑपोजिट पोल। एकदम से याद कीजिए इस चीज को या समझिए इस चीज को। पहले यहां से कुछ चीज आके अटैच हो गया, मतलब जो स्पिंडल फाइबर थे वो सब आके काइनेटिक कोर या सेंट्रोमेरिक पोर्शन के साथ अटैच हो गया क्रोमोसोम का। अभी क्रोमोसोम पे एक पुल अप प्रेशर दिया जाएगा। पुल अप प्रेशर देने के बाद उसको तो शॉर्टनिंग करनी है, नहीं तो दोनों ऑपोजिट पोल पे मूव कैसे करेगा? तो पहले उसका अटैचमेंट हुआ, जब भी सेपरेशन का टाइम आ गया तभी स्पिंडल फाइबर क्या करने लगा? तभी स्पिंडल फाइबर शॉर्टनिंग होना स्टार्ट किया और क्रोमोसोम्स को दोनों ऑपोजिट साइड पे मूव करवाना स्टार्ट कर दिया। द शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर ऑकर्स ड्यू टू स्लो रिमूवल ऑफ प्रोटीनेशियस मोनोमर इन द पोलर रीजन। तो जब भी ये शॉर्टनिंग होगा तो धीरे धीरे प्रोटीनेशियस मोनोमर को भी वो स्लो रिमूवल करना स्टार्ट कर देगा। The separated chromatids are also pulled along with the centromere. ये separated chromatid उसका centromere के हेल्प से भी सेपरेट हो पाएगा या हो सकता है। All the chromosomes of a cell except the sex chromosome move toward the pole that is away from the equator. तो जितना भी क्रोमोसोम्स है सारे के सारे सेपरेट होंगे एक्सेप्ट द सेक्स क्रोमोसोम। क्यों? सेक्स क्रोमोसोम क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम को अगर सेपरेट करना है तो वो तो मियोसिस में जाएगा ना,
वो माइटोसिस में तो नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन को शो करते हैं और सेक्स क्रोमोसोम भी रिडक्शन होगा। अभी तो हम लोग सोमैटिक सेल्स के बारे में बता रहे हैं, अभी तो हम लोग जर्म सेल्स के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी सारे क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल पे मूव करेंगे, दैट इज अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अभी क्या होगा, ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन क्रोमोसोम्स में अपीयर VLJI shaped in metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric chromosome respectively। ये जो सेंट्रोमियर का पोजीशन होगा उसके ऊपर बेस करके क्रोमोसोम का चारों डिविजन्स होते हैं, है ना। तो वो डिवीजन प्रोमिनेंट कब होगा, जब ये क्रोमोसोम्स माइग्रेट करेगा दोनों ऑपोजिट पोल पे। These chromosomes remain attached to each other by means of interzonal fibers। तो जब भी इसका सेपरेशन होते हैं तभी वहां पे और भी एक फाइबर अटैच होते हैं जिसको बताते हैं इंटरजोनल फाइबर। नेक्स्ट, एनाफेज भी कंप्लीट हो चुका। अभी हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, अभी हम लोग टेलोफेज पे आ गए हैं। मतलब सब कुछ पहले जैसा होना है अभी, क्योंकि इसका सेपरेशन तो हो गया न्यूक्लियस का, अभी साइटोप्लाज्म का सेल्फ और सेल्फ सेपरेशन बाकी है। तो टेलोफेज क्या करता है, द क्रोमाटिड रीच द पोल्स ऑफ द सेल, अनकॉइल एंड लेन देन टू फॉर्म क्रोमाटिन अगेन। अभी तक ये सारे क्रोमोसोम कंडेंस्ड थे, इसका सेपरेशन हो गया, ऐसे सिंगल सिंगल करके इसका सेपरेशन हो गया। ये दोनों ऑपोजिट पोल पर रीच कर चुका है। अभी ये क्या करेगा, अभी ये धीरे से अनकॉइल करेगा, अपने आप को फिर से लेन देन करेगा और वहां पे बैठ जाएगा। The spindle fiber disintegrate and centriole in animal cell replicate। अभी स्पिंडल फाइबर उसका काम हो गया है, अभी वो वहां से भागेगा, मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उसको और दिखने को नहीं मिलेगा। और सेंट्रियोल क्या करेगा, वो बेचारा अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा, क्योंकि उसको दोनों सेल में अलग हो जाना है, इसलिए उसका रेप्लिकेशन हो गया। A nuclear envelope reappears around the chromosome at each pole and the nucleoli Golgi body ER reappears। अभी क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से रीअपियर होगा, कहाँ पे, क्रोमोसोम को घेर के एक एक पोल पे, और न्यूक्लियोलाई गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करेगा, फिर से रीअपियर कर जाएगा। देखिए ये जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आप लोगों को बताया गया, ये सारे ही प्रोफेज का ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि प्रोफेज में सब कुछ डिसअपियर हुआ था, अभी टेलोफेज में हर एक चीज रीअपियर हो रहा है। तो दिस फेज इज कंसिडर्ड एज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। तो इसी फेज को हम लोग प्रोफेज का रिवर्स मानते हैं, टेलोफेज को। नेक्स्ट, the reappearance of nucleoli is associated with the nucleolar organizers। तो किसके हेल्प से ये सब कुछ होते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के हेल्प से ये सब कुछ होते हैं। तो टेलोफेज इज द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड इज नॉर्मली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस टू गिव टू डॉटर सेल। तो एक बार अगर टेलोफेज कंप्लीट हो चुका होगा तो ये सबसे लास्ट फेज था, और इसका कंप्लीट होने के बाद अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म का डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बताया जाता है। आफ्टर साइटोकाइनेसिस एक सेल से दोनों डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन होगा, जैसे कि देखिए आफ्टर साइटोकाइनेसिस प्रोडक्शन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। अभी देख लेते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का डिटेल्स अभी तक नहीं आया, वो मियोसिस के बाद वाले जो टॉपिक आएंगे उसमें मैं साइटोकाइनेसिस का थोड़ा बहुत डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगी। अभी सिर्फ उसका बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये द टर्म साइटोकाइनेसिस वाज कॉइन्ड बाय व्हिटमैन इन 1887। उन्होंने, साइंटिस्ट व्हिटमैन ने 1887 में साइटोकाइनेसिस का टर्म को कॉइन किए थे। After karyokinesis, cell divides itself into 2 daughter cells by cytokinesis and cell division gets completed। तो karyokinesis एक बार हो जाने के बाद साइटोकाइनेसिस होते हैं, और साइटोकाइनेसिस के हेल्प से दोनों डॉटर सेल्स हम लोगों को दिखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए ये एक सेल था, पहले मेटाफेजिक क्रोमोसोम में इसका अरेंजमेंट हो गया, फिर दोनों पे सेपरेशन हो गया, फिर टेलोफेज आया, फिर जाके यहाँ पे थोड़ा कुछ फाड़ो क्रिएटेड हुआ और दोनों सेल का अलग हो गया। कैसे हो गया, साइटोकाइनेसिस के हेल्प से हो गया। आई होप कि इतना तक आप लोगों को
मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने माइटोसिस को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। हर एक पार्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ बायोलॉजी विद सुचिता की टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। होप कि इतना तक आप सभी लोगों का क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।